चलिए बेटा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग जीन थेरेपी किया जा रहा था। तो इसमें लिमिटेशन की बात किए थे कि लिम्फोसाइट आर मोटर सेल, हेंस पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिक इंजीनियर लिम्फोसाइड रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने बात कर लिया था जीन थेरेपी की। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, लास्ट वीडियो में देखा था तो उसी को आगे कंटिन्यू किया जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि यदि हम लोग एक समरीज लिखा जाता है किसके, हम लोगों के जीन थेरेपी के, तो उसमें हमारा जो डिजायर्ड जीन था, ठीक है, कौन सा था हमारा डिजायर्ड जीन था हमारा, ओ ADA जीन लिए थे, ठीक है। क्या डिजायर्ड जीन जो लिया गया था कौन सा था हमारा ADA जीन। फिर बात करें हम लोग इंसर्ट जीन की बात करें, किसकी बात करें, इंसर्ट जीन, जिसमें क्या लिए थे ADAC DNA, cDNA यानी कम्प्लीमेंट्री DNA, ठीक है। वेक्टर किसको यूज किया गया था बेटा, हमारा वेक्टर की बात करें तो वहाँ पे कौन सा था हमारा रेट्रो वायरस, कौन सा था बेटा हमारा रेट्रो वायरस था। और नेक्स्ट बात करें होस्ट सेल कौन सा था, तो होस्ट सेल हमारा था पेशेंट लिम्फोसाइट्स, ठीक है, कौन सा था हमारा पेशेंट लिम्फोसाइट था हमारा होस्ट सेल था, क्या था पेशेंट लिम्फोसाइट हमारा होस्ट सेल था, ठीक है। तो ये हमारा था हमारा जीन थेरेपी के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने जीन थेरेपी में देखा था बेटा कि यहाँ पे कि पहला ट्रीटमेंट दिया गया एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है, जिसको जिसको बोलते हैं ERT, बट ये क्यूरेटिबल नहीं था। सेकेंड हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन था हमारा, ये भी क्यूरेटिबल नहीं है। जीन थेरेपी है बट हम लोग बात करें लिमिटेशन क्या है कि हमारा जो लिम्फोसाइट है वो क्या हमारा मोर्टल सेल होता है, क्या होता है हमारा मोर्टल सेल, यानी कुछ देर बाद डेथ हो जाएगी, कुछ दिन बाद लाइफ स्पैन उसकी क्या होती है फिनिश हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा रहता है हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे अब परमानेंट क्योर की बात करेंगे, किसकी बात करें हम लोग कि ऐसा कुछ सोल्यूशन बीच का, हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है, इतना हम लोग स्टेबल हो चुके हैं, सारा चीज़ टेक्नोलॉजी है, कुछ ऐसा हम लोग करें बीच में जिससे क्या होगा हमारा परमानेंट क्योर हो जाए, किसको हम लोगों को ADA स्किड जीन की, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं परमानेंट क्योर फॉर ADA स्किड, ठीक है, परमानेंट क्योर फॉर ADA स्किड, ठीक है। अब देखो परमानेंट क्योर कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यदि हमको उस चीज़ के बारे में एम्ब्रियो कंडीशन में ही पता चल जाए कि इसके अंदर ADA जीन है बट वो ADA जीन ADA का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है, तो हम उसी समय इसका क्या करेंगे ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा। तो उस समय हम लोग लिख लेते हैं, क्या कर सकते हैं, जब कब कर सकते हैं, इट जीन फ्रॉम बोन मैरो cell producing ADA are introduced into cell at early embryonic स्टेज, ठीक है, कब 16 सेल्ड स्टेज है तभी उसका क्या करें हम लोग उसी में ADA जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, ADA जीन को उसमें डाल दिया जाए, तो उस समय हमारा परमानेंट क्योर हो सकता है, क्योंकि वो डिवाइड करेगा, जब डिवाइड करेगा एम्ब्रियो कंडीशन में तो ADA जीन का फॉर्मेशन करते हुए चला जाएगा, क्योंकि हम लोग ADA जीन जब डाल दिए अंदर तो क्या करेगा ADA जीन का प्रोड्यूसिंग करते हुए चला जाएगा, तो उसको हमको क्या होगा ADA एंजाइम एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी नहीं होगी। तो ये हमारा परमानेंट क्योर है फॉर द एम्ब्रियो कंडीशन में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया परमानेंट क्योर ADA, यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक है, ADA जीन थेरेपी हमारा यहाँ पे हो गया। अब एक शॉर्ट ट्रिक लिख लेते हैं ADA के बारे में कैसे किया जाता था। जो जीन थेरेपी है यदि पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट कैसे हमको तुरंत रिकॉल हो जाए चीज़ों को, तो एक शॉर्ट ट्रिक लिखते हैं हम लोग इसके बारे में ADA यानी जीन थेरेपी के बारे में, जो जीन थेरेपी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके पढ़ा था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ट्रिक फॉर ADA स्किड, ठीक है, ट्रिक फॉर ADA स्किड की बात किया जाए तो हमारा कौन सा है LAR
लार्जेस्ट, कौन सा हो गया हमारा लार्जेस्ट, ठीक है। नहीं एल की बात करें तो इसकी बात करते हैं, कौन सा लिया गया था हमारा लिम्फोसाइट लिया गया था, क्या लिया गया था हमारा लिम्फोसाइट्स, ठीक है। कौन सा लिया गया हमारा लिम्फोसाइट। ए की बात करें तो ADAC DNA। आर की बात करें तो यूज किया गया था हमारा रेट्रो वायरस यूज किया था वेक्टर के फॉर्म में, और जेस्ट मतलब होता हमारा जीन थेरेपी, ठीक है। यानी जीन थेरेपी का एक शॉर्ट ट्रिक में लिख दिया गया लार्जेस्ट के लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया लार्जेस्ट के बारे में, ठीक है। लिम्फोसाइट, पेशेंट का लिम्फोसाइट लिया गया तो उसी में इंट्रोड्यूस कराया गया था। ADA जीन को लिया गया, रेट्रोवायरस साथ अटैच किया गया, और कहाँ पे जीन थेरेपी उसको बोला जाता है। तो हमारा जीन थेरेपी फिनिश हो गया। तो मेडिकल का दूसरा यूज, मेडिकल में दूसरा बायोटेक्नोलॉजी का यूज भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, लार्जेस्ट के बारे में जो था, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की बात करें तो यानी कि एंटीजन के खिलाफ इस वही सिंगल एंटीबॉडीज बने, उससे ज़्यादा एंटीबॉडीज नहीं। मोनो मतलब सिंगल क्लोनल बॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज बोला जा रहा है, ठीक है। यानी ओनली वन काइंड ऑफ एंटीबॉडीज फॉर्म या अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है, ओनली वन काइंड का, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक से ज़्यादा बन गया फिर किसी में इंट्रोड्यूस करें तो अलग अलग एंटीजन जाके उसके बॉडी में रिएक्ट कर जाए, रिएक्शन कर जाए, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना हमको। यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि मोनोक्लोनल यानी जो स्पेसिफिक एंटीजन है बेटा, स्पेसिफिक एंटीजन उसमें ओनली वन काइंड ऑफ एंटीबॉडी उसके खिलाफ जो बन रही है ओनली वन काइंड का बने, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं क्या हमारा हाईली स्पेसिफिक अगेंस्ट ए पर्टिकुलर एंटीजन, यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली वन काइंड ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, ओनली वन काइंड ऑफ एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा, उसे बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसको इन्वेंटेड किसने किया था, ठीक है, इन्वेंटेड किसने किया था तो उसके बारे में किसने बताया था, तो इन्वेंटेड बाई, किसने किया था उसके बारे में लिख लेते हैं कोलर एंड मिलिस्टिन ने किया था, किसने किया था कोलर एंड मिलिस्टिन इन 1975। इसको बोलता था आल्सो नोन एज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, जो 1975 में कोलर एंड मिलिस्टिन ने डिस्कवरी किया था, इन्वेंटेड दिया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। और कोलर और मिलिस्टिन को 1984 की बात है, इनको नोबल प्राइज भी दिया गया था, इनको क्या किया था नोबल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। चलो ठीक है, अब कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके बात करेंगे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, कैसे हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ बनाया जाएगा उसके बारे में यहाँ पे चलते हैं, स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जानते हो कि जो यूज किया जाता है हमारा, ठीक है, एनिमल से कौन सा हमारा एक ही बेचारा है माइस है, ठीक है, कौन सा हमारा एक ही है माइस है, इसको हमेशा यूज किया जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब माइस को क्या किए एंटीजन दे दिए, माइस को क्या किए कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, कोई डिजीज एंटीजन दिया गया, माइस को एंटीजन दिया गया। यदि माइस को एंटीजन दिया जा रहा है बेटा तो क्या करेगा माइस एंटीबॉडीज बनाएगा, क्या करेगा माइस जो है चूहा जो है वो क्या करेगा एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो देखो इसका कौन सा बनाएगा हमारा स्प्लीन, बी लिम्फोसाइट्स,
प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी आइसोलेटेड, ठीक है। स्प्लीन बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज आइसोलेट, ठीक है। ये हमारा मान लेते हैं चूहे को जैसे ही एंटीजन हुआ तो उसका स्प्लीन जो था एंटीबॉडीज बनाया। अब उस एंटीबॉडीज़ को जिसके खिलाफ, जैसे मान लो टीबी दिया गया, कैंसर का, या फिर टाइफाइड का, कुछ भी उसका एंटीजन दिया तो उसके खिलाफ वो क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। उस डिजीज के खिलाफ, उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करेगा। यदि एंटीबॉडीज बनाया बेटा, ठीक है, एंटीबॉडीज क्या किया, बनाया, तो उसको अब उस एंटीबॉडीज को वहाँ से क्या करेंगे, आइसोलेट कर लिया गया। वहाँ से क्या करेंगे हम लोग, आइसोलेट कर लिया गया। जैसे मान लो ये हमारा यहाँ पे निकाल लिया गया। अब दूसरा यहाँ पे एक सेल लेंगे जिसको बोलते हैं माइलोमा सेल, ठीक है। देखो क्या होता है हमारा माइलोमा सेल, ठीक है। ये देखो ये हो गया हमारा, जिसको बोलते हैं हम लोग माइलोमा सेल बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइलोमा सेल। माइलोमा सेल यानी बोलते हैं इसे हम लोग कैंसरस सेल बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैंसरस सेल भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये कैंसरस सेल क्यों लिया गया, क्योंकि ये क्या करता है, डिवीजन फास्ट करता है, रैपिड डिवीजन करता है। क्या करता है हमारा, रैपिड डिवीजन कर रहा है, तो उसके बेसिस पे लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया कि बी लिम्फोसाइट और माइलोमा सेल को आपस में फ्यूज किया गया। किसके थ्रू फ्यूज कर सकते हैं, तो लिया गया फ्यूज किया गया और फिर उसको किसी भी तरीके से जोड़ दिया गया। उनको क्या करेंगे, कल्चर मीडियम में ग्रो कराया जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, कल्चर मीडियम में, कल्चर देना ही पड़ेगा ग्रो करने। जैसे हम लोग हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, खाते पीते हैं, वो क्या है, हमारा कल्चर मीडियम है, ठीक है। तभी हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है। यदि हम खाना पीना बंद कर दें, आपको कुछ भी नहीं दिया जाए, तो ना मेंटली हमारा ग्रोथ होगा, ना फिजिकली ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक्सपेरिमेंट करें तो ऐसा मीडियम प्रोवाइड करेंगे कि ये ग्रो कर जाए। ऐसा नहीं कि हम रख दिए जोड़, हम तो एक्सपेरिमेंट किए हैं, इस पर लगाएं तो ग्रो होना चाहिए, तो उसे तो एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, नहीं, उसको हमको मीडियम प्रोवाइड करना ही पड़ेगा जो उसको रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो हम दोनों को फ्यूज किए और यहाँ पे एक सेल मिला, दोनों को माइलोमा सेल, और दूसरे से ले लेते हैं। दूसरा कौन सा था हमारा, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस किया था, उन दोनों को आपस में फ्यूज किया गया, ठीक है। दोनों को फ्यूज किया गया तो यहाँ पे देखो एक नए पेन से हमारा सेल मिला, इसी को बोलते हैं हाइब्रिडोमा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिडोमा बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिडोमा बोला जाता है, ठीक है। यानी माइलोमा सेल कैंसर सेल था उसको, और यहाँ पे बी लिम्फोसाइट से जो एंटीबॉडीज बना था एंटीजन के खिलाफ, उन दोनों को आपस में अटैच कर दिया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडोमा सेल। यानी हाइब्रिड सेल बना दो सेलों को फ्यूज करने से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट वाली बात है कि ये जो हाइब्रिडोमा सेल है, देखना यहाँ पे इस तरह लिख लेते हैं, ये क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाएगा, क्योंकि डिवीजन होगा, फास्ट डिवीजन होगा, कैंसरस सेल है, तो डिवीजन जब होगा तो क्या करेगा, एंटीबॉडीज अटैच किए, तो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगा, प्रोड्यूस करेगा बी लिम्फोसाइट, ठीक है। कौन होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग ट्रेड मिल चुका है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग ट्रेड मिला है, तो क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये बात क्या करेगा, हमारा एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा, और इसमें क्या होगा, रैपिड डिवीजन होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा कैंसरस सेल है, ठीक है, रैपिड डिवीजन होगा, ठीक है। विदाउट रैपिड डिवीजन हमारा काम नहीं होगा। इसी नाते हम क्या डालें इसमें, कैंसरस सेल, रैपिड डिवीजन ट्रेड, दोनों ट्रेड है इसके पास, ऑफ है, कौन सा दिया होगा, माइलोमा सेल दिया था इसको, ठीक है, माइलोमा सेल, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक आती बात कि हम लोग जब दोनों को अटैच किए हैं तो हमको पता होना, हमको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम लोग देखेंगे कि ये दोनों अटैच्ड हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ एक मीडियम आपको प्रोवाइड करता है, उस मीडियम में यदि इसको डाला जाए या फिर, ठीक है, ट्रीट किया जाए उससे, तो हमको पता चलेगा कि ये क्या किए हैं, दोनों आपस में मिले हैं कि नहीं मिले। यदि नहीं मिलेगा, नहीं मिला होगा, तो कोई भी क्लोनल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा। यदि मिल गया होगा तो डिवीजन करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा, और किसके खिलाफ, वो जो स्पेसिफिक एंटीजन आया था माइस के, उसी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी। अनदर किसी भी डिजीज के खिलाफ एंटीबॉडीज या दूसरी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। चलो
तो इसको करना क्या है, तो यहाँ पे एक हम लोग क्लाउड स्टोरेज में लिखते हैं, किस मीडियम से डालते हैं, तो उस मीडियम का बेटा यहाँ पे लिख लेते हैं, वो होता है हमारा जिसको बोलते हैं हैट मीडियम। अब हैट क्या होता है जिसकी बात करेंगे, हाइपोजेंथिन, जैसे हाइपोजेंथिन एमिनो पेट्रीन थाइमिडीन, ठीक है, एमिनोपेट्रीन थाइमिडीन, ठीक है, ये हमारा मीडियम है। इस मीडियम को क्या करते हैं, हाइब्रिडोमा को इसमें डाला जाता है, ठीक है। यानी हम इस तरह यहाँ से लिख लेते हैं थोड़ा सा एरो करके कि हम लोग क्या किए कि इसको कल्चर किया गया किसके साथ, हैट मीडियम के साथ, ठीक है, हैट मीडियम के साथ इसको ग्रो कराया गया, इसको कल्चर्ड किया गया, ठीक है। यदि इसको हैट मीडियम के साथ कल्चर्ड किया गया, यदि ये जुड़े होंगे, हाइब्रिड बने होंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करेंगे। यदि नहीं जुड़े होंगे तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे यदि मान लो कि जो माइलोमा सेल विल डाइज, ठीक है, माइलोमा सेल जो था वो क्या होगा, डाई हो जाएगा। यदि कैसा होगा हमारा, नॉन हाइब्रिड होगा, तो कैसा होगा हमारा, नॉन हाइब्रिड होगा, तो माइलोमा सेल क्या हो जाएगा हमारा, डाइज हो जाएगा। यदि वो फ्यूज हुआ होगा तो क्या करेगा, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, यानी इस तरह के सेल बनते चले जाएंगे हमारा। अब यदि ये सेल बनेगा, ठीक है, देखो ये सेल बनते चलेगा, डिवीजन हुआ, रैपिड डिवीजन हुआ, यदि हेट मीडियम में ये ग्रो कर गया, डाइज नहीं हुआ, इसका मतलब फ्यूज हो गया प्रॉपरी तरीके से, ठीक है, प्रॉपर टेक्निक से हमारा क्या हो गया, फ्यूज हो गया है। और जब फ्यूज हो गया तो ये क्या करेगा, हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन शुरू कर देगा। जैसे देखो ये हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो गया, इसे बोलते हैं हम लोग मोनोक्लोन्स एंटीबॉडीज, ठीक है, इसी को बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। जो माइस को जो एंटीजन दिया गया था, सिर्फ उसी के खिलाफ यहाँ पे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की गई और लार्ज नंबर में प्रोड्यूस की गई। अब माइस में तो थोड़ा ही रहा होगा, लेकिन उसको निकाल के हम लोग लैब में हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से उसको लैब में और भी प्रोड्यूस कर दिए। अब क्या करेंगे, ये एंटीबॉडीज हम मार्केट में सेल कर सकते हैं कि यदि मान लो कि जो माइस था उसको हमको ट्यूबरकुलोसिस का एंटीजन दिए थे, तो उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस की एंटीबॉडीज बनी थी, तो उस एंटीबॉडी निकाल के हम ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिए। अब हम उसको मेडिसिन के रूप में यूज किया जा सकता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ट्यूबरकुलोसिस के कि जो स्पेसिफिक हमारा एंटीजन था हमारा, उसी के खिलाफ हमारा एंटीबॉडीज बना, ओनली फॉर ट्यूबरकुलोसिस के, ठीक है। चल, ये हो गया हमारा हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके लिखते हैं बेटा, इसको ये देखो, ये हमारा बहुत सही है, ठीक है। इसको एक मैजिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मैजिक है कि हम लोगों ने दिया एंटीजन किसी और को, वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनी और इसको निकाल के हम लोग एक से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर लिए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग मोनोक्लोन्स एंटीबॉडीज। मोनोक्लोन्स एंटीबॉडीज आर आल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं हम लोग मैजिक बुलेट्स बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मैजिक बुलेट बोला जाता है, ठीक है। चलो, अब इसका यूज पूछा था कि यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो यूज के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का, अब देखो जानते ही हो कहाँ पे यूज करेंगे, जब हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को डायग्नोस ऑफ डिजीज में यूज किया जा सकता है, ठीक है। डायग्नोस ऑफ डिजीज में यूज करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड प्रिवेंशन ऑफ रिजेक्शन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। 3 जगह हमारा है यूज किया जाता है हमारा। फर्स्ट है हमारा जिसको बोलते हैं डायग्नोस ऑफ डिजीज, सेकेंड ट्रीटमेंट्स ऑफ डिजीज, एंड थर्ड हमारा प्रिवेंशन ऑफ रिजेक्शन ट्रांसप्लांट, ठीक है। ये हमारा जो प्रिवेंशन है, जो रिजेक्ट कर देता है ट्रांसप्लांटेशन में, तो उस समय हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि इसका यूज करके हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करके, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हो गया हमारा
हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक लिख लिया जाए बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ट्रिक लिखेंगे। जैसे हम लोगों ने ट्रिक लिखा था किसके बारे में, जीन थेरेपी के बारे में, उसी तरह ट्रिक फॉर MAB। ठीक है, किसके लिखेंगे हम लोग, ट्रिक फॉर MAB। तो लिख लेते हैं हमारा, जैसे लिख दीजिए, मैच आज बहुत, ठीक है, लंबा, ठीक है, आज बहुत लंबा मैच हुआ। माँ आज बहुत लंबा मैच हुआ। ठीक है, माँ आज बहुत लंबा मैच हुआ। तो इसे देखो, MA से हो गया हमारा MAB, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज लिख दिया गया। AJ से हो गया हमारा, A एंड B से हो गया हमारा कौन सा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग B लिम्फोसाइट्स। ठीक है, L से हो गया, जिसको वही हो गया हमारा यहाँ पे लिम्फोसाइड हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा हो गया हमारा, लिम्फोसाइट। ठीक है, ABL से हो गया हमारा एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग B लिम्फोसाइट। ठीक है, M से हो गया हमारा, कौन सा लिया गया था हमारा, माइलोमा सेल। और H से उसी टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिडोमा बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिडोमा बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिक ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में। ठीक है, कि MAB मतलब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, AB प्रोड्यूसिंग B लिम्फोसाइट, माइलोमा सेल एंड हाइब्रिडोमा। ठीक है, टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर लिए गए। ठीक है, तो एंटीबॉडीज ये फॉर्मेशन हो गया हमारा, किसी भी डिजीज़ के खिलाफ हम लोग कर सकते हैं यदि माइस में एंटीबॉडीज़ बन रही है तब। ठीक है, अब ऐसा नहीं सर कोरोना का भी तो बना सकते हैं ऐसा कि कोरोना उसको दे दें। अब कोरोना यदि इफ़ेक्ट करे उस एनिमल को और वो एनिमल उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाए, तो हम एक बार सोच सकते हैं कि हम लोग लैब में उसकी एंटीबॉडीज़ बनाएं। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी क्या, उसकी हमारी बॉडी या किसको भी जिसको एंटीजन दिया जा रहा है वो उसको प्रॉपर तरीके से एंटीबॉडीज़ बनाए, तभी हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, अंदाजा नहीं करेंगे कि निकल गए और घर से बाहर जाके हम लोग एंटीबॉडीज़ का एक लैब बना ली और शुरू कर दे रहे हैं। ठीक है, तो नहीं होगा। ठीक है, इसके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेडिसिन में यूज बायोटेक का, जिसमें हम लोग बात कर लिए जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन की बात किए थे लास्ट लेक्चर में। फिर उसके बाद बात किए थे हम लोगों ने जीन थेरेपी के बारे में बात किया। फिर नाश हमारा बात किए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में बात किया गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वैक्सीन के बारे में, कैसे कैसे वैक्सीन बनाई जाती है। वैक्सीन के बारे में थोड़ा यहाँ पे हम लोग डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उतना ही जाएंगे जो हमारे जिससे हमारे नीट के क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है, चलो तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग वैक्सीन। ठीक है, कौन सा हम बात करेंगे, वैक्सीन। और इस समय नाम भी सुन रहे हो, वैक्सीन बहुत ज़्यादा। ठीक है, वैक्सीन्स इतना तो ना न्यूज़ वाले ने बता दिया होगा कि वैक्सीन के बारे में क्या होता है आजकल कोरोना में। ठीक है, कि न्यूज़ वालों ने ही बता डाला होगा कि वैक्सीन कैसे बनती है, क्या होता है। तो न्यूज़ चैनल ही देख लियो तो भी वैक्सीन हमको बारे में कुछ पता आइडिया चल जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग नीट के अकॉर्डिंग वैक्सीन की बात करते हैं। तो पहले जब वैक्सीन बनता था, ठीक है, जब फर्स्ट समय जब पुराने ओल्ड मॉडल था तो हमारा, तो जब वैक्सीन बनता था तो होल ऑर्गेनिज्म का, होल पैथोजन से बनाया जाता था। ठीक है, देखो तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। तो अभी क्या होता है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, उसके बारे में बात किया जाएगा। तो हमारा है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन। ठीक है, पहला हमारा फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन के बारे में बात किया जाएगा। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में क्या होता था हमारा, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, होल पैथोजन का यूज किया जाता था। ठीक, क्या करते थे हम लोग, होल पैथोजन का यूज किया जाता था। ठीक है, अब ये जो पैथोजन का यूज किया जाता था, जो ये पैथोजन था जो हमको, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाता हमारा पैथोजन, या फिर लाइव होता है, ठीक है, बट एट्यूनेटेड होता है हमारा। ठीक है, कैसा होता है हमारा, एट्यूनेटेड, या फिर वीकेंड पैथोजन होता है। कैसा होता है हमारा, वीकेंड पैथोजन होता है। और किल्ड भी हो सकता है, किल्ड पैथोजन। ठीक है,
तो ये हमारा सबसे ओल्ड तरीका होता है हमारा, तभी हमको जब वैक्सीन लगती है तो वही एनिमल से ही रहता है, लेकिन वो वीकेंड रहता है कि हमको डिजीज कॉज ना कर पाए उसका ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो उसको उस चीज़ से बनाया था, उसको उसमें डाला जाता है, फिर उसके साथ और भी केमिकल्स होते हैं, उसको हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो जब जाता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ क्या करती है, एंटीबॉडी, और ऐसा वीकेंड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो हमारा क्या हो गया कि ऐसा क्या कि उसी में लोड कर लिए, जैसे कोरोना का वैक्सीन दिया था तो उसमें कोरोना ही रहता है हमारा वायरस, कोरोना वायरस ही है, लेकिन कैसा होगा, वीकेंड होगा या तो किल्ड होगा, उसको हम लोग लेते हैं तभी हमको फीवर्स आता है, क्योंकि हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ जब बनाती है, लड़ती है, तो टेम्परेचर हमारे बॉडी की क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो पहला ये दिया गया हमारा एट्यूनेटेड या फिर वीकेंड पैथोजन है। तो एग्जांपल हमारा किस पे बनाया गया था इस तरह के, तो हमारा एग्जांपल यहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन और दूसरा हमारा स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ठीक है। तो ये दो हमारे बनाए गए थे, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में आया, ठीक है, इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा, बात करेंगे नेक्स्ट की बात करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन की बात किया जाएगा। किसकी बात करेंगे हम लोग, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन की बात किया जाएगा। सेकेंड जनरेशन यानी अब क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट जनरेशन यानी ओल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सेकेंड जनरेशन मीन्स होगा क्या हमारा, न्यू टेक्नोलॉजी यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात किया जाएगा, यानी हमारे पास क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट मिल गए, सारी चीज़ें हो गई हमारे पास। तो हम लोग सेकेंड जनरेशन अब होल पैथोजन का यूज नहीं करना, हमको सिर्फ उसका कुछ पार्ट मिल जाए तो हम वैक्सीन बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, किसका यूज किया गया, तो जो बायोटेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा है किसका यूज करें, RDT रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया जाएगा, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके हम लोग सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हमारा कौन सा वैक्सीन बनाया गया, बहुत सही एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें उसको बोलते हैं DTaP, ठीक है, टॉक्सॉइड, DTaP टॉक्सॉइड, ठीक है। चलो क्या था हमारा, डी मीन्स हो गया डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के खिलाफ, T मतलब हो गया टिटनस, और P हो गया हमारा परट्यूसिस, ठीक है। कौन सा हो गया हमारा, परट्यूसिस हो गया, ठीक है। तो DTaP से हो गया हमारा, ये हमारा जो इसके खिलाफ जो वैक्सीन बनी थी उसमें हम लोग सिर्फ DNA का छोटा सा पार्ट कट करके, ठीक है, उससे बना लिया गया, वैक्सीन बना लिया, इसे बोलते हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बोला जाता है। और भी बनाया गया था, जैसे बात करें कि हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस अभी जल्दी ही आया है, हेपेटाइटिस B वैक्सीन बनाया गया था सेकेंड जनरेशन से। और नेक्स्ट हमारा कौन सा था, हर्पीज वायरस के खिलाफ भी बनाया गया था, ठीक है। कौन सा, हर्पीज वैक्सीन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ सेकेंड जनरेशन वैक्सीन के बारे में यहाँ पे है, आपको दिया गया कैसे बनाया था सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, कैसे बनाया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन जो था हमारा कैसा था, बाय होल ऑर्गेनिज्म का, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बाय RDT या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके बनाया गया, जिसमें आपको एग्जांपल दिया गया DTaP से, हर्पीज B वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस B वैक्सीन और हर्पीज वैक्सीन बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड जनरेशन वैक्सीन के बारे में, ठीक है। कौन सा आएगा हमारा, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है। थर्ड जनरेशन वैक्सीन की बात किया जाए तो इसमें किसका हेल्प करके बनाया गया, तो इस पे बनाया गया DNA के बेसिस पे जो वैक्सीन बनती है उसमें किस में हमारा थर्ड जनरेशन में, या फिर सिंथेटिक वैक्सीन, ये सब किस में आते हैं, हमारे वैक्सीन बनाए जाते हैं तो ये किस में आते हैं, हमारा थर्ड जनरेशन वैक्सीन, यानी DNA के बेस को, DNA को बेस मान के, ओनली फॉर DNA को बेस मान के उस पर खिलाफ जो वैक्सीन बनती है उसे बोलते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन वैक्सीन बोला जाता है, और इसे बोलते हैं सिंथेटिक वैक्सीन। तो ये हमारे 3 टाइप के वैक्सीन हो गए, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन बोला जाता है, ठीक है। तो इसके आपको दिया गया सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन में दिया भी गया है एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हो गया हमारे वैक्सीन के खिलाफ, तो यानी हमारा यहाँ पे
जो हमारा मेडिसिन में बात किए थे तो उसमें हो गया, बचा हमारा इसमें मॉलिकुलर डायग्नोस के बारे में बचा। बट उसके पहले हम लोग जो थेरापेटिक्स की बात किए थे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, बायोटेक्नोलॉजी जब स्टार्ट किया चैप्टर, पुराने वीडियो लेक्चर में आप लोगों को दिया गया, लिंक दिया गया, प्रोवाइड किया गया, तो उसमें देखना। तो इसमें थेरापेटिक्स की बात किए थे। थेरापेटिक्स ऐसे कि जो हमारे यूजफुल हैं, कुछ आर्टिफिशियल तरीके से मेडिसिन बनाए गए हैं, उसी को थेरापेटिक्स बोलते हैं, जो यूजफुल है हमारे लिए। तो ग्लोबली जो था हमारा 30 था, और इंडियन मार्केट में 12 थेरापेटिक्स अवेलेबल हैं इन द डिजीज़ के खिलाफ, मार्केट के खिलाफ हमारे। तो उसके बात करेंगे कि जो इंडियन मार्केट्स में 12 थेरापेटिक्स हैं उसके क्या क्या नेम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, 12 थेरापेटिक्स इन इंडियन मार्केट्स, ठीक है। 12 थेरापेटिक्स इन इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल हैं हमारे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप पहुंच जाओगे मार्केट में, मार्केट मतलब सिटी मॉल एंड इस तरह के मॉल में मिल जाएंगे या दुकान पे, ठीक है। ये मेडिकल्स में मिलते हैं हमारा, इसको भी आपके लिए मतलब आपके पास एप्लीकेशन होना चाहिए, यानी आपके पास डॉक्टर की पर्ची होनी चाहिए, आपके पास वहाँ पे लिखा हो कि ये आपको रिक्वायरमेंट है, उसके साइन हो, तभी आपको ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मार्केट में गए उठा लिया, ठीक है, नहीं। आपको डॉक्टर बन रहे हैं हम लोग नीट में, तो इसी नाते होता है हमारा कि आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आपको ये चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। और मिलने के लिए तो बहुत चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन लीगली तरीके से बात किया जाए तो, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे यहाँ पे हैं लिख लेते हैं। एक उसका शॉर्ट ट्रिक है G2H4I2 बेस्ट, ठीक है। ये हमारे 12, देखो 12 गिन हो गए, जहाँ से 12 इंडियन मार्केट में हमारे एक शॉर्ट ट्रिक में लिखा गया थेरापेटिक्स, ठीक है। अब इसके नाम लिखते जाएंगे, ठीक है। G2 तो फर्स्ट आएगा हमारा जिसको बोलते हैं GCF, और सेकेंड G2 है तो G2 से होगा GMCSF, ठीक है। क्या होता है हमारा इसका फुल फॉर्म, दो हमारे थेरापेटिक्स, पहले बोलते हैं इसे हम लोग ग्रेनुलोसाइड्स से, ठीक है। अब देखो ग्रेनुलोसाइड्स हमारे हैं, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनीज, रुक जाए एक मिनट, ग्रेनुलोसाइट कॉलोनीज स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा कौन सा है GCSF, ग्रेनुलोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर। सेकेंड कौन सा हमारा ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये 2 थेरापेटिक्स हो गए G2 से नाम से। अब इसके क्या क्या फंक्शन आगे पढ़ेंगे। ग्रेनुलोसाइट का, ग्रेनुलोसाइट यानी ग्रेनुल्स यानी कैंसर में यूज किया जाता है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड हमारा थेरापेटिक्स है H4 है, तो H में पहला आ गया हमारा ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन में बनाया गया था, हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमेलिन एंड ह्यूमेलो, जो डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बनाया गया, मार्केट में अवेलेबल है। यदि डायबिटीज़ पेशेंट है तो आप जाके इसको परचेज कर सकते हो और इसको इंजेक्ट कर सकते हो, तो इंसुलिन की कमी ख़त्म हो जाएगी उसको, ठीक है। परमानेंट नहीं, वो डॉक्टर की बात है, ठीक है। फोर्थ की बात करेंगे, H हमारा जिसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, या फिर उसे बोलते हैं हम लोग सोमैटोट्रोफिन बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसे, सोमैटोट्रोफिन भी बोला जाता है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या फिर सोमैटोट्रोफिन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ हमारा जो है हमारा ह्यूमन इंटरल्यूकिन्स, ये सब थेरापेटिक्स के नाम है, ठीक है। थर्ड हो गया हमारा ह्यूमन इंटरल्यूकिन्स भी है हमारे मार्केट में, क्या क्या काम होंगे आगे पढ़ेंगे हम लोग। 6 हमारा है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ठीक है। 7th की बात करें, देखो G2H4 हो गया हमारा, ठीक है। अब है बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 है हमारा, 8 की बात करें हमारा, देखो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 की बात करें, कहीं पे गड़बड़ हो गया हमारा, ठीक है। G2 1 2 ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, 4 ह्यूमन इंटरल्यूकिन, सही है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन 6, और ब्लड क्लॉटिंग
फैक्टर हमारा, देखो हाँ, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हो गया हमारा 7, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हो गया हमारा 7। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है 8 में बात करेंगे कौन सा हमारा, इंटरफेरॉन, ठीक है, बेस्ट बताना हमारा इंटरफेरॉन। कहीं देखो इंटरफेरॉन कौन सा होगा हमारा, अल्फ़ा एंड गामा। यहाँ पे 2 हो गए, 8 एंड 9 की बात कर ली हमारा। फिर 10 आएगा जिसको बात करेंगे कौन सा हमारा, इरिथ्रोपोएटिन। कौन सा आ गया हमारा, इरिथ्रोपोएटिन हो गया, ठीक है। तो इंटरफेरॉन अल्फा एंड गामा हो गया हमारा 9 एंड 10। अल्फा अलग है, इंटरफेरॉन अल्फा और गामा, ठीक है। फिर हमारा 10 है इरिथ्रोपोएटिन, और 11 है हमारा जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। कौन सा हो गया हमारा, स्ट्रेप्टोकाइनेज, और 12 हो गया हमारा FSH, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, I2G2H जो है हमारा, ये ब्लड क्लॉटिंग नीचे होना चाहिए था और 8 9 हमारा ऊपर होना चाहिए था, ठीक है। तो क्योंकि H2 हमारा कौन सा है, G2 H4 I2 बेस्ट पे था ना हमारा, तो इंटरल्यूकिन हमारा थोड़ा सा, इंटरफेरॉन हमारा नीचे आ गया। तो 12 थेरापेटिक्स हैं जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं। कितने हमारे, 12 थेरापेटिक्स हैं। पहला कौन सा हमारा, GCSF ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। सेकेंड हमारा GMCSF ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेजेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन इंसुलिन, उसके बाद हमारा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन इंटरल्यूकिन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इंटरफेरॉन अल्फा गामा, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, इरिथ्रोपोएटिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड FSH, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे 12 थेरापेटिक्स हैं इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। कि इससे रिलेटेड कोई डिजीज है, डिजीज की बात करेंगे, कुछ सम डिजीज हैं जिनके खिलाफ ये 12 थेरापेटिक्स यूज किया जाता है, ठीक है। कि किस किस डिजीज में हम लोग इस थेरापेटिक्स का यूज कर सकते हैं, जिसमें से आप लोग जानते होंगे कि जो ह्यूमन इंसुलिन है थेरापेटिक्स, वो किसके पे करते हैं हम लोग, डायबिटीज़ के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये वो थोड़ा बहुत जानते हो। इरिथ्रोपोएटिन आपको बताए थे, ठीक है, हम लोग पढ़े थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। इरिथ्रोपोएटिन यानी ब्लड से रिलेटेड है। इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन क्या था हमारा, लीवर और बोन मैरो होता है। लीवर हमारा कब था हमारा, जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन यानी होते हैं तब, और जब बड़े हो जाते हैं, जब बोन मैरो का फॉर्मेशन हो जाता है, तो रेड बोन मैरो हमारा क्या करता है, हमारा रेड ब्लड का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसको बोलते थे इरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन बोला जाता था, ठीक है। यहाँ पे 12 थेरापेटिक्स आपको लिख दिए गए कि ये 12 थेरापेटिक्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब इन 12 थेरापेटिक्स के बारे में हमको लिखना है, 12 थेरापेटिक्स का बारे में लिखते चलते हैं और उनके फंक्शन पढ़ते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग जो 12 थेरापेटिक्स हैं उनको बोलते हैं हम लोग, ये सब प्रोटीनियस होते हैं, प्रोटीन्स, और यहाँ पे उसके लिख लेंगे हम लोग फंक्शन, ठीक है। क्या लिख लिया हम लोग, फंक्शन लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जो पहला हमारा फर्स्ट की बात करें, GCSF, ठीक है, GCSF हो या फिर GMSF हो, दोनों का काम सेम होता है हमारा। किस में यूज किया जाता है हमारा, कैंसर में यूज किया जाता है। किस में यूज करते हैं हम लोग, कैंसरस में यूज किया जाता है, ठीक है। सेकंड की बात करें हमारा बेटा, जो सेकंड है कौन सा हमारा, ह्यूमन इंसुलिन। कौन सा हमारा, ह्यूमन इंसुलिन की बात करें तो किस में यूज करते हैं हम लोग, डायबिटीज मिलेटस। कब यूज करते हैं हम लोग, डायबिटीज मिलेटस में यूज किया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। थर्ड की बात करते हैं, कौन सा था हमारा, GH ग्रोथ हार्मोन, या फिर उसे बोलते थे हम लोग सोमैटोट्रोपिन, ठीक है। कौन सा हमारा, GH ग्रोथ हार्मोन एंड सोमैटोट्रोपिन की बात किया जाता था। तो इसका यूज कब करते हैं हमारा, ग्रोथ डिजीज, नाम ही से पता चल जा रहा होगा, ग्रोथ हार्मोन्स यानी ग्रोथ डिसऑर्डर्स। कौन से डिसऑर्डर हैं उसकी बाद में बात करेंगे। तो यदि ग्रोथ डिसऑर्डर से कोई जूझ रहा है, किसी को ग्रोथ डिसऑर्डर हुआ है, तो उसमें क्या दे देंगे, GH या सोमैटोट्रोपिन, जो हमारे इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, इंडिया मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। फोर्थ की बात करेंगे, कौन सा था हमारा, इंटरल्यूकिन्स। कौन सा हमारा, इंटरल्यूकिन्स, ये भी दिया जाता हमारा, कैंसर में यूज किया जाता है हमारा, कैंसर के ट्रीटमेंट में, या फिर कोई भी इम्यून
डिसऑर्डर्स हैं तो उसमें यूज किया जाएगा, इम्यून डिसऑर्डर है तो उसमें यूज किया जाएगा, ठीक है। फिफ्थ हमारे थेरापेटिस है, कहाँ पे यूज किया था, फिफ्थ की बात करें जिसको बोलते हैं हम लोग हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी की बात करें कब होता हमारा, प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस बी के लिए यूज किया जाता है हमारा हेपेटाइटिस बी थेरापेटिक्स यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। ये 6 हमारा फिफ्थ हो गया हमारा, और भी थेरापेटिक्स के बारे में पढ़ना हमको। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा 6 जिसकी बात करेंगे हम लोग, दिया गया था इंटरफेरॉन अल्फ़ा एंड गामा, ठीक है। इंटरफेरॉन अल्फ़ा एंड गामा, यानी 6 और 7 यहीं पे हो गया हमारा। तो इंटरफेरॉन अल्फ़ा और गामा जो थेरापेटिक्स कहाँ पे यूज किया जाता है हमारा, इंटरफेरॉन अल्फ़ा हम बात करते हैं कैंसर के लिए यूज किया जाता है, और ये भी हमारा कैंसर और साथ साथ में रीमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज किया जाता है, ठीक है। इसको भी बोलते हैं हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है, रीमेटॉइड अर्थराइटिस बोला जाता है, यानी बून से रिलेटेड डिजीज होता है, ठीक है। तो 6 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 7th की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे थेरापेटिक्स में लिया गया था आपको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। अब देखो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पे 2 है, एक बात करेंगे 8 और एक होता है हमारा 9। ये क्लॉटिंग फैक्टर आपको नहीं यहाँ पे पूछा था ज़्यादा, कितने तो हमारे 11 के आसपास क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, पहले पूछा था लेकिन अब नहीं पूछा था। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में पहला यूज किया था हमारा हीमोफीलिया में, ठीक है। जो 8 है हमारा यूज किया था हमारा हीमोफीलिया ए, ठीक है। किस में यूज करते हैं, हीमोफीलिया ए। और 9th यूज होता है हमारा हीमोफीलिया बी में यूज होता है, किसमें हमारा हीमोफीलिया बी में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7। आगे बढ़ते हैं, और भी थेरापेटिक्स की बात करेंगे। 8 जिसको बोलते हैं हम लोग बात किए अभी एरिथ्रोपोएटिन की बात करेंगे। इरिथ्रोपोएटिन यानी ब्लड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। यानी जब एनीमिया हो जाएगा, एनीमिया मतलब आरबीसी की कमी हो जाती है, बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो इसी को बोलते हैं एनीमिया। तो उस समय हम लोग इरिथ्रोपोएटिन है हमारा, ये थेरापेटिक्स बनाया गया है, लैब में बनाया गया, तो उसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। फिर आता है हमारा 9th की बात करते हैं कि 9th में कौन सा थेरापेटिक्स है हमारा, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, स्ट्रेप्टोकाइनेज कहाँ पे करते हैं, तो हम लोग करते हैं क्लॉट बस्टर, जब क्लॉटिंग होने लगती है हमारे बॉडी के अंदर, यानी डिजॉल्व क्लॉट का होते हैं, ठीक है। तो कब होता है हमारा, इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन के समय होता है हमारा, ठीक है। तो डिजॉल्व क्लॉट बस्टर में यूज किया जाता है कौन सा, स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये 9th हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करें 10th की बात करेंगे कि कौन सा हमारा है, तो यहाँ पे दिया गया था आपको FSH जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोला जाता है। इसका यूज करते हैं हम लोग इनफर्टिलिटी में, यानी जिसमें फर्टिलिटी यानी हमारा FSH फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, नहीं हो पा रहा हमारा, तो उसमें हम लोग क्या देंगे, FSH थेरापेटिक्स का यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो 10 हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे 11 थेरापेटिक्स है जिसको बोलते हैं डीएनएज। क्या बोलते हैं हम लोग, डीएनएज की बात किया जाता है कि जो डीएनएज है इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में यूज किया जाता है हमारा डीएनएज थेरापेटिक्स। ये हम लोग डिजीज कुछ पढ़े हैं, कुछ आगे पढ़ा जाएगा हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा 12 थेरापेटिक्स, कुछ और भी थेरापेटिक्स यहाँ पे नाम ऐड किया जा रहा है आपको। अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका यूज कहाँ करते हैं, थेरापेटिक्स कहाँ पे यूज किया जाता है, किस डिजीज में, या फिर इसका फंक्शन क्या है, तो ये होता हमारा
एम्फाइसेमा में, ठीक है। जो हैविंग स्मोकिंग करते हैं तो उनका ब्रोंकाई स्पॉज आती है, कोलैप्स होने लगती है, ठीक है, छोटी हो जाती है, ठीक है, ब्रोंकाइज ये सब, ठीक है, उसको बोलते हैं एम्फाइसेमा बोलते हैं। तो उसमें यूज किया जाता है कौन सी दवा हम लोग थेरापेटिक्स यूज करते हैं, अल्फा-1 एंट्रीट्रिप्सिन यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 के बाद 13 थेरापेटिक्स है, कुछ अलग हैं, जैसे बोलते हैं उसको बोलाता है OKT3। कौन सा हमारा OKT3, इसका यूज करते हैं हम लोग रिवर्सिबल ऑफ एक्यूट रीनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, ठीक है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में हम लोग यूज करते हैं OKT थेरापेटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा यहाँ पे 14 थेरापेटिक्स है हमारे, कुछ हमारा और भी थेरापेटिक्स हैं जिसको बोलते हैं PDGF, ठीक है। PDGF में मतलब प्लेट्स ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ये थेरापेटिक्स हमारा क्या फंक्शन करता है, कहाँ पे यूज होता है, तो हम लोग यूज करते हैं इसका स्किन अल्सर या फिर डायबिटीज़ या फिर बात करते हैं हम लोग वुंड हीलिंग के लिए यूज किया जाता है, थेरापेटिक्स यूज किया जाता है, ठीक है। PDGF जो हमारा ये भी यूज किया जाता है हमारा स्किन कैंसर, डायबिटीज़ या वुंड हीलिंग में किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे थेरापेटिक्स हैं, लगभग 14 थेरापेटिक्स हैं जिसका यूज कहाँ पे है, फंक्शन क्या है। थेरापेटिक्स हमारा मार्केट में अवेलेबल हैं, अलग अलग डिजीज के लिए बनाया गया है कि आप इसको ले आइए और जो भी डिजीज है उसको दीजिए, तो क्या हो सकता है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकवरी हो सकती है, ठीक है। जैसे आपको एक बार और थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, ठीक है, जल्दी से। पहला GCSF था, वह यूज करते हैं कैंसर में यूज किया था थेरापेटिक्स, कैंसर में बहुत ज़्यादा थेरापेटिक्स बनाए गए हैं आपको, ठीक है। फिर ह्यूमन इंसुलिन जानते हो डायबिटीज़ के लिए यूज किया जाता है। GH हमारा ग्रोथ डिसऑर्डर के लिए, इंटरल्यूकिन कैंसर एंड इम्यून डिसऑर्डर के लिए। हेपेटाइटिस बी की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। इंटरफेरॉन अल्फा एंड गामा की बात करें तो दोनों कैंसर में है, और गामा हमारा रूमेटाइड अर्थराइटिस में भी यूज किया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 की बात करेंगे तो 8 जो है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया यानी जो जिसमें हीमोफीलिया मीन्स होता है जिसमें ब्लड क्लॉट ना हो पाए उसे बोलते हैं हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया A एंड B, तो 8